एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो, हाय गाइस। हेलो साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल तिरंगा क्लासेस पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कोशिका के बारे में और हमारी पहली क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और कोशिका सिद्धांत पढ़ा था और उसके बाद हमने कोशिका झिल्ली पढ़ा और कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा कोशिकांगों का जो कार्य होता है और कोशिकांगों की संरचना होती है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे साथियों। तो हमारी क्लास अभी हम दूसरी क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें कोशिका के बारे में आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा साथियों। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और साथियों, यदि आप लैब असिस्टेंट 2023 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही क्वालिटीपूर्ण कंटेंट मिलेगा और टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास वाला कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा लगातार जब तक लैब असिस्टेंट का एग्जाम न हो जाए। तो चलो साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, हम पढ़ रहे थे अंत्यझिल्लिका तंत्र। अंत्यझिल्लिका तंत्र साथियों, तो दरअसल अंत्यझिल्लिका तंत्र होता क्या है? कोशिका के भीतर कुछ ऐसे कोशिकांग जो झिल्लीदार होते हैं और उनके कार्य और संरचना लगभग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं साथियों। तो इन प्रकार के कोशिकांगों द्वारा निर्मित एक तंत्र को हम अंत्यझिल्लिका तंत्र कहते हैं। देखिए, झिल्लीदार अंग कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः उन्हें अंत्यझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा है। अब क्वेश्चन ये बनता है साथियों कि अंत्यझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत दरअसल किन किन कोशिकांगों को रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आता है और जरूर आता है कि अंत्यझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत किस किस को रखा गया है। तो पहला है अंत्यद्रव्यीय जालिका ER, वो चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। अंत्यपरद्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत्यझिल्लिका तंत्र का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी। उसके बाद लैन का है, लाइसोसोम्स। और उसके बाद रसदानी। ये सभी अंग हैं वो अंत्यझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में गोल्जी का है, इनके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। गोल्जी का है और उसके बाद लैन का है, लैन का है और साथ ही साथ रसदानी। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? आपके अंत्यझिल्लिका तंत्र बनाते हैं साथियों, अंत्यझिल्लिका तंत्र बनाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं पेरोक्सिसोम्स के कार्य उपयुक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंत्यझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर हरित लवक या पेरोक्सिसोम्स से इनके कार्य इन अंगों से संबंधित नहीं होते, इसके कारण इन्हें अंत्यझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है साथियों। तो अंत्यझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत 3-4 कोशिकांग रखे गए हैं। अंत्यपरद्रव्यीय जालिका है, उसके साथ साथ लैन का यानी लाइसोसोम से, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी है और उसके साथ साथ रसदानी है साथ। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं पहले हमारा अंत्यझिल्लिका तंत्र का पहला कोशिकांग अंत्यपरद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे साथियों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो साथियों देखिए, आप पहले तो ये अंत्यझिल्लिका तंत्र की संरचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये देखिए गौर से देखिए, ये है केंद्रक साथियों, ये है केंद्रक और ये है केंद्रक छिद्र। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए, खुरदरी अंत्यद्रव्यीय जालिका स्थित है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स स्थित है और इस जगह पर अंत्यद्रव्यीय जालिका के पास राइबोसोम स्थित नहीं है, जिसके कारण ये जालिका खुरदरी अंत्यद्रव्यीय जालिका न होकर चिकनी अंत्यद्रव्यीय जालिका कहलाती है। ये वाली जो ये है वो तो है चिकनी अंत्यद्रव्यीय जालिका और जो ये है वो है खुरदरी अंत्यद्रव्यीय जालिका, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स उपस्थित है। अब देखते हैं अंत्यद्रव्यीय जालिका की संरचना और इनके कार्य के बारे में आगे हम पढ़ते हैं विस्तार से। देखो, अंत्यद्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के से अध्ययन करने के बाद पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े और थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरे होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े और थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरे होते हैं, जिन्हें अंत्यद्रव्यीय जालिका कहते हैं साथियों।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्राय राइबोसोम्स अंत्यद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिससे अंत्यद्रव्य जालिका की सतह राइबोसोम्स मिलने के कारण खुरदरी हो जाती है, जिसके कारण इसे कहते हैं खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका। और राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में अंत्यद्रव्य जालिका चिकनी होती है, चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उसमें खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका बहुलता में मिलती है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होता है और जो श्रवण में ज्यादा भाग लेती है, उसमें खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका बहुत ज्यादा संख्या में मिलती है। साथ ही खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका बहुलता में मिलती है। ये काफी फैली हुई और केंद्र के बाह्य जालिका तक फैली होती है, जो कि हमने चित्र में पहले देखा। चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं और लिपिड की भांति स्टेरॉइड हार्मोन भी चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका में होते हैं। साथियों बता दूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा वसा का निर्माण किया जाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लिपिड का संश्लेषण किया जाता है। जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो भी कहीं ना कहीं लिपिड से निर्मित होते हैं, जिसके कारण स्टेरॉइड हार्मोन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित होते हैं। ये था हमारा अंत्यपरद्रव्य जालिका, जो अंत्यजालिका तंत्र का पहला भाग, पहला कोशिकांग था। अब हम अगला पढ़ेंगे गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो साथियों, पहले मैं गोल्जी काय का इमेज आपके सामने बताना चाहता हूँ आपको। पिछले पेज पर आप ये देखिए, ये है गोल्जी काय का इमेज, ध्यान से देखिए, ये है गोल्जी काय का इमेज, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण। देखो साथियों, इन्हें कुंड कहते हैं और ये पुट्टिकाएं हैं। ये है गोल्जी काय का चित्र और आगे हम बढ़ते हैं गोल्जी काय के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे। तो गोल्जी उपकरण, कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्र के पास, ध्यान दीजिए, कैमिलो गोल्जी ने पहली बार कब, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने कब 1898 में पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकाबद्ध संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। किसमें? न्यूरॉन सेल्स में पहली बार 1898 में केंद्र के पास घनी रंजित जालिकाबद्ध संरचना देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जी काय कहा गया, जो हम पीछे चित्र में देख चुके हैं। ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती। देखिए साथियों, या तो इसमें डिस्क आकार की थैलियां होंगी या फिर कुंड होंगे, जिनका व्यास है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें जालिकाएं कहते हैं। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। देखो साथियों, गोल्जी कायों में जो कुंड होते हैं उनकी संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। गोल्जी काय केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिसमें निर्माणकारी सतह, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, कूट के रूप में। देखिए साथियों, इसकी निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शिश होता है और परिपक्व सतह अवतलो उत्तल ट्रांस होता है। देखो, जो परिपक्व सतह है उसको ट्रांस कहते हैं और जो निर्माणकारी सतह है उसको शिश कहते हैं। और शिश उन्नतोदर शिश और उत्तलावतल ट्रांस, ये आप जरूर याद रखना। साइकेच भी याद करो आप, इसको याद आपको करना ही पड़ेगा कि जो इसकी निर्माणकारी सतह है उसको शिश उन्नतोदर शिश कहते हैं, जबकि इसकी परिपक्व सतह है वो ट्रांस कहलाती है। और किस प्रकार की ट्रांस? उत्तलावतल ट्रांस। अंग शिश और ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होती हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। हालांकि ये शिश और ट्रांस सतह होती तो अलग अलग है, लेकिन आपस में जुड़ी रहती है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित करना, यानी पैकिंग करना। किसी भी चीज की पैकिंग करना गोल्जी काय का फंक्शन होता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचाना, उसकी पैकिंग कर, उसकी पैकिंग के द्वारा उसको जिस स्थान पर वो द्रव्य पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचाना गोल्जी काय का कार्य होता है। कोशिका के बाद श्रावण करना भी गोल्जी काय का ही फंक्शन है। संवेष्टित द्रव्य अंत्यपरद्रव्य जालिका से पुट्टिकाओं के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि गोल्जी काय का अंत्यपरद्रव्य जालिका से निकट संबंध है, जिसके कारण इनको अंत्यपरद्रव्य जालिका तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। देखो, अंत्यजालिका तंत्र के अंतर्गत क्यों रखा गया गोल्जी काय और उसके साथ साथ अंत्यपरद्रव्य जालिका को? क्योंकि ये देखिए साथियों, जब संवेष्टित द्रव्य होता है उसको अंत्यपरद्रव्य जालिका से पुट्टिकाओं के रूप में, यानी फॉलिकल पुट्टिकाओं के रूप में निर्माणकारी सतह गोल्जी काय के शीर्ष सिरे यानी निर्माणकारी सतह से संगठित होकर परिपक्व सतह यानी ट्रांस, जिसको हमने
उत्तला अवतल ट्रांस कहा था और निर्माणकारी सतह को उन्नत उदर्शिस कहा था कि गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिका का अंत्यपरद्रव्य जालिका से निकट संबंध है, इनके आपस में कार्य कहीं न कहीं को रिलेटेड है। अंत्यपरद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम्स द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो गोल्जिका के ट्रांस सिरे से निकलने से के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। जो गोल्जिका का कुंड होता है उसमें प्रोटीन जो राइबोसोम्स द्वारा निर्मित हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं और गोल्जिका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण स्थल कौन सा है तो आपको बताना है गोल्जिका है। देखो प्रोटीन था और लिपिड था, इनकी पैकिंग कर दी और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना दी साथी। तो आपको ये लाइन याद रखनी। ये था हमारा गोल्जिका है साथियों। अब हम अंत्यजलिका तंत्र का तीसरा कोशिकांग पढ़ेंगे जिसे हम लाइसोसोम्स या लयनकाय कहते हैं साथी। ये झिल्ली का पुट्टिका संरचना होती है। लाइसोसोम्स की संरचना कुछ पुट्टिका की तरह होती है जो झिल्लीदार कोशिकांग है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिका से बनते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम्स किसके द्वारा बनते हैं तो आपको बताना है गोल्जिका द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? संवेष्टन यानी पैकिंग प्रक्रिया द्वारा। लाइसोसोम्स पैकिंग प्रक्रिया द्वारा गोल्जिका या गोल्जी बॉडी द्वारा बनते। पृथक्कृत लयनकाय पुट्टिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स, जो लयनकाय होते हैं ना साथियों, उनमें सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेज, इन सभी प्रकार की एंजाइम से वो लाइसोसोम्स में जरूर मिलती है। और आगे बढ़ते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होती है। ये एंजाइम्स में वो एक निश्चित पीएच, मतलब कौन सा पीएच? अम्लीय पीएच पर सक्रिय होती है और ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए पाचन में सक्षम है। लाइसोसोम्स को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली। साथियों देखिए एनसीईआरटी में इन कोशिकांगों के बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं दिया गया है, लेकिन यदि आपको इनका डीप नॉलेज चाहिए और आप यदि आरबीसी को लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट करना ताकि मैं आपके सजेशन के द्वारा ये पता कर सकूं कि क्या आप आरबीसी को भी लाइन बाय लाइन इसी तरह से समझना चाहते हो या नहीं। साथियों आगे बढ़ते हैं, हम रसदानी वैक्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि अंत्यजलिका तंत्र का चौथा कोशिकांग है। देखिए रसदानी है वो मैं पहले बता दूं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और पादप कोशिकाओं का लगभग 90% स्थान घेरती है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसदानी कहते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसदानी कहते हैं। इसमें पानी हो सकता है, रस हो सकता है, उत्सर्जित पदार्थ हो सकते हैं और अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते। रसदानी एकल झिल्लिका से आवृत है। एकल झिल्लिका से आवृत होती है, न कि द्विझिल्लिका से। इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। किसे? रसदानी को टोनोप्लास्ट। रसदानी की जो कोशिका झिल्ली होती है ना उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरती है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत, पौधों में बहुत से या तो आयन है या दूसरे पदार्थ हैं वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत टेफ्लोनोप्लास्ट यानी टोनोप्लास्टी है, यहाँ टोनोप्लास्टी है से होकर रसदानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि आयन और दूसरे पदार्थ यदि सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से गमन करते हैं तो उसकी सांद्रता कहाँ पर अधिक होगी? तो रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा इनकी सांद्रता अधिक होगी क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो ये थी अंत्यजलिका तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी और रसदानी जो कि हमारा चौथा अंत्यजलिका तंत्र का कोशिकांग था। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। आगे देखिए अमीबा में संकुचनशील रसदानी या गैस रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में किस प्रकार की रसदानी पाई जाती है? संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाएं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। अमीबा में खाद्य रसदानी पाई जाती है। आद्य जीव मतलब अमीबा, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा के बारे में हमें बताया गया है। आद्य जीव मतलब प्रोटिस्टा जगत। अमीबा में संकुचनशील रसदानी, जबकि अमीबा में खाद्य रसदानी और संकुचनशील दोनों प्रकार की रसदानियां पाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो पादप है उसमें रसधानी पाई जाती है। अब सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। साथियों ध्यान देना अंत्यजलिका तंत्र का भाग नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया। अंत्यजलिका तंत्र यहाँ खत्म हो जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका के बारे में।